वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसईएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लगातार प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेटों को हम करा रहे हैं, जिसमें 40 प्रश्न ले रहे हैं, जिनमें से 20 प्रश्न जो हैं वो सामान्य ज्ञान और 20 प्रश्न जो हैं सामान्य हिंदी के हैं। टोटल 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये श्रृंखला जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर लाई गई है, और आप लोग अगर 30 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं तो आप लोग अच्छी तैयारी में हैं। तो अपनी तैयारी को परखते रहिए और लगातार प्रश्न के प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाते रहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पूछा है जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, विक्रम देव दत्ता हैं, अजय कुमार भल्ला या अजय कुमार सूद होंगे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, पहले का ठीक आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा, देखिए, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो निरंतर श्रृंखला में कौन सी जनगणना थी? क्या छठी थी, पांचवी थी, आठवीं थी या सातवीं थी? देखिए, जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1872 में जो मेयो थे, मेयो के काल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहें दशकीय जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। तो पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन दशकीय जनगणना का श्रेय जो जाता है वो रिपन को जाता है। ये कब से शुरुआत हुई थी? 1881 से। और 1881 के बाद लगातार हर 10 साल में ये जनगणना होती रहती है। तो 1881 के बाद 1951 में जो जनगणना हुई थी, पूछ रहा है कौन सी जनगणना थी? क्या छठी, पांचवी, आठवीं या सातवीं होगी? तो क्या 1951 में? और पूछा जाए, अगर प्रश्न ऐसे भी पूछता है आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और क्रम से पूछेगा कौन सी होगी, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। सातवीं जनगणना थी 1951 की जनगणना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, और हमारी जो लास्ट जनगणना है 2011 में हुई। 2011 के बाद अभी जनगणना हमारी नहीं हुई है। 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण जो आया था उसके कारण ये जनगणना अभी स्थगित चल रही है। तो अभी जनगणना नहीं हुई है, 2011 का ही डाटा हमारे पास अभी उपलब्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो शतरंज के खेल का आविष्कार क्या ईरान को जाता है, जापान, इंग्लैंड या भारत को जाता है? प्रश्न का ठीक आंसर क्या होगा? प्रश्न का ठीक आंसर होगा शतरंज के खेल का आविष्कार का श्रेय जो जाता है वो जाता है भारत को। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, शतरंज। और आप लोग बता सकते हैं क्रिकेट का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो किसे बोला जाता है? इंग्लैंड को बोला जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। और भारत जो है शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय भारत को जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए पूछा है, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मौर्यों के पतन और गुप्त काल के उत्थान के समय को उत्तर मौर्य काल या पूर्व ब्रिटिश काल या पूर्व मौर्य काल या औद्योगिकरण। तो 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जो मौर्यों के शासन जब जहां से समाप्त हुआ और गुप्तों का शासन स्टार्ट हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्तर मौर्य काल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो असम की नृत्य शैली पूछी है, क्या कथकली होगी, बिहू होगी, घूमर होगी या गरबा होगा? देखिए, जो कथकली जो है वो कहाँ का नृत्य शैली है? तो बोलेंगे ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। और बिहू जो है वो कहाँ का है? तो ये असम का हो जाएगा। हमारा ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो बिहू है वो 3 तरह का होता है, भोगाली बिहू। और आप लोग कमेंट में बताइए 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। और गरबा जो है, गरबा कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात, गुजरात का होगा।
तो इस तरह से इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिहू जो है असम की एक नृत्य शैली है। इसके अलावा सत्रिया नृत्य भी कहाँ का है, ये असम का ही है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या पूछा है। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान की समय अवधि क्या थी। रोलिंग प्लान जो था वो कब आया था, क्या 1971-73 में, 1978-80 में, 1967-68 में, 1975 से 78 में, कब आया रोलिंग प्लान। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा 1978 से 80 के बीच रोलिंग प्लान आया था, जिसे हाँ रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई, तो 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना आई, और 1956 से 1961 के बीच क्या आई थी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। और 1961 से लेके 1966 तक क्या थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और 1966 के बाद 1971 तक क्या थी, इस तरह से एक क्रम था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का अगर अवधि पूछे तो 1951 से 52, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 के बीच, और जो रोलिंग प्लान आया था वो कब आया था, 1978 से 1980 के बीच। चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता था। तो जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो था, इंटरनेशनल क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था 2011 वाला, किसने जीता था, तो ये जीता था भारत ने। किसने जीता था, भारत ने जीता था इसे। और भारत ने किससे हराया था, तो ये श्रीलंका को हराकर जीता था। किसको जीता था, श्रीलंका को हराकर। और इस जो ओडीआई के कप्तान थे, भारत के कप्तान थे, वो कौन थे, एम एस धोनी। कौन थे, एम एस धोनी जो थे वो कप्तान के रूप में थे। और धोनी जो फाइनल मैच था वो एम एस धोनी ने ही 6 मारकर जिताया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 8। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु डैश के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की है। कितने रुपए की घोषणा की है, क्या 100 करोड़, 500 करोड़, 2200 करोड़ या 1000 करोड़। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, 2200 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए हमारे भारत जो है, भारत के मंत्रालय किस किस के पास कौन सा मंत्रालय है। तो वित्त मंत्री इस समय कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो बोलेंगे निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन। और इसके बाद हम बोलेंगे गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह। अमित शाह जो है वो कौन है, गृह मंत्री हैं। और रक्षा मंत्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह है। हाँ, गृह मंत्रालय के अलावा अमित शाह पर एक सहकारिता मंत्रालय भी है, तो सहकारिता मंत्रालय भी याद रख सकते हैं, क्योंकि नवीन मंत्रालय है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बामहूम और टिकजिक का आविष्कार किया था। तो टिकजिक और बामहूम का आविष्कार किसने किया था, क्या लिली एडोरिलिन था, या लू माजाब था, मुआ सुबोंग था, या टाकर नवाम था। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ठीक आंसर हो जाएगा मोआ सुबोंग जो है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, क्या बिहार में, केरल में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। तो विशु उत्सव जो मनाया जाता है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है, यानी सबसे अधिक साक्षरता पूछी जाए तो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बोलेंगे लगभग 94% जो है साक्षरता केरल में ही है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल ही सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। और पूछा जाए कि सबसे अधिक शराब कहाँ पी जाती है, तो ये भी केरल ही है। केरल में सबसे अधिक शराब का सेवन यानी मदिरा पान का सेवन सबसे ज्यादा केरल में ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, क्या केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 2 से अधिक राज्यों के लिए नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, एक समय के लिए, एक ही राज्य के लिए। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा 11 का ठीक आंसर हो जाएगा
एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? एलबीडब्ल्यू को किस नाम से जानते हैं क्रिकेट में? तो एलबीडब्ल्यू को नाम किस नाम से जानते हैं? क्या लेग बिफोर विकेट, लेग ब्रेक ब्रेस्ट, या रेस्ट, या लास्ट बॉल विकेट, या लॉन्ग बाउंड्री विकेट? किस नाम से जानते हैं? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू वास्तव में क्या होता है? जब गेंदबाज जो होता है वो बैट्समैन के लिए बॉल करता है, तो बैट्समैन का जो पैर और पैड, जो पैरों पर पैड लगा होता है वो बिल्कुल विकेट के सामने होता है और बॉल पैड से टकरा जाती है, यानी पैर से टकरा जाती है। तब उस समय जो होता है अंपायर उसे एलबीडब्ल्यू करार देता है, अर्थात आउट करार देता है। तो उस डिसीजन को एलबीडब्ल्यू बोला जाता है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? तो लेबर का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है? क्या उद्योग क्षेत्र करता है, बैंकिंग, कृषि, या सेवा क्षेत्र? 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे अधिक श्रम का अवशोषण करने वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से एक नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण का अधिकार, या समानता का अधिकार? कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? शोषण का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, भारतीय वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर किस तारीख से शुरू होता है? क्या 1 मार्च से, 31 मार्च से, 1 अप्रैल से, या 1 जनवरी से? देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी सी नोटिफिकेशन भी मिल सके वीडियो की। चलिए अगले देखिए, हाँ तो क्या आएगा इसका ठीक आंसर? 15 का ठीक आंसर हमारा आ जाएगा 1 अप्रैल से जो होता है भारतीय वित्त वर्ष जो होता है वो शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में थे, यानी किस भाषा और किस लिपि में थे? तो संस्कृत खरोष्टी आएगा, प्राकृत ब्राह्मी आएगा, पाली खरोष्टी आएगा, संस्कृत ब्राह्मी आएगा। 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे, और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए, इस प्रश्न को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है वो जुलाई 2023 यानी हमारा प्रीवियस करंट अफेयर से है। आप लोग नए करंट अफेयर पर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था? काफी पुराना प्रश्न भी देखिए पूछ सकते हैं, तो आप लोग करंट अफेयर पर ऐसा ना समझे कि नए करंट अफेयर ही आएगा, पुराने करंट अफेयर पूछते रहते हैं। किसने जीता था? तो अखल लक्ष्मी देवी, गोपिका वर्मा, डॉक्टर अरुणा मोहंती, या अरुणा सेन, स्वरूपा सेन सॉरी। तो 18 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, 18 का ठीक आंसर हो जाएगा पहला वाला अखम लक्ष्मी देवी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महान लोविस योजना के नाम से जानते हैं? महान लोविस योजना के नाम से क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना को जानते हैं, पहली, दूसरी, या चौथी पंचवर्षीय योजना के नाम? तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, ये महान लोवेस योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस योजना के नाम से भी जानते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायवेनायर के तर्क के लिए सत्य है? तो त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ठीक है। और त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे, द्रव्यमानों के क्रम में थे, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारा जीके वाला पोर्शन समाप्त होता है। चलिए अब हिंदी के पोर्शन की ओर चलते हैं। हिंदी के 20 प्रश्न हमारे पास हैं। तो पहला प्रश्न आ चुका है,
पहले प्रश्न में देखिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। तो किसका पर्यायवाची? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का पर्यायवाची क्या सर्फ होगा, आज़ादी होगी, रिक्त होगा या विविधता होगा? स्वतंत्रता का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये आज़ादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो सर्प का पर्यायवाची आप लोग बताइए क्या होगा? सर्प का क्या होगा? भुजंग भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, और ब्याल भी कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं, और क्या इसको बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। भुजंग, ब्याल ये सर्प के ही पर्यायवाची हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ या विकल्प है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, रक्षक का भक्षक हो जाना, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जरूरत के अनुसार सामान बनाना। तो विंद गए सो मोती, रह गया सो सीप। तो इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो बहुत क्रुद्ध होना इसका अर्थ होगा, या बहुत अनुभवी होना, या विपरीत कार्य करना, या भीतर ही भीतर रोना। तो इसका ठीक आंसर क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तीसरे का दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या बोला है? जो रिक्त स्थान में सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प कौन सा आएगा? मैंने जो अपना डैश तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। तो क्या दिया था? क्या रूमाल, टोपी, किताब या मिठाई? तो मैंने जो अपना तुम्हें कल दिया था, तो यहाँ पुल्लिंग आएगा। और पुल्लिंग में कौन है? रूमाल है, टोपी। टोपी अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, किताब अच्छी होती है स्त्रीलिंग हो जाएगा, मिठाई अच्छी होती है स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग कौन सा? केवल रूमाल है। तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही वाक्य बनेगा, मैंने जो अपना रूमाल तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बाजार से टटमार ले आओ, ले आओ। तो बाजार से टटमार ले आओ। तो इसके लिए निरर्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? 5 का निरर्थक शब्द क्या है? टटमार। टटमार जो होता है वो निरर्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर में एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं चुने, यानी ये हमें एक वाक्य दिया है, इसमें आपको त्रुटि पहचानना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप कोई त्रुटि नहीं के लिए आंसर देंगे। कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। तो त्रुटि किसमें है? क्या कुमारी विजय लक्ष्मी में त्रुटि है, के साथ नैनीताल जाएगी, या कल अपने पति, या कोई त्रुटि नहीं? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले वाले में कुमारी विजय लक्ष्मी जो है इसमें बिल्कुल त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि कुमारी लिखा है, कुमारी जो है अपने पति के साथ जा रही है, तो पति जो होंगे, अगर किसी की शादी हो चुकी है तो कुमारी थोड़ी ना लगाती है, तो कुमारी थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए क्या है, पहले में जो है वो गलती है, कुमारी नहीं होना चाहिए। विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी, ये वाला बिल्कुल ठीक होता, तो पहले में ही त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना, अध्यादेश, अनिकेत या अधिनियम? 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसे बोला जाता है अध्यादेश। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 8 में देखिए क्या पूछ रहा है। कोष्टक में जो शब्द दिया है उसके लिए विलोम शब्द का सही विकल्प पहचानना है। प्रकृति यानी चेतन है, नहीं। तो चेतन के लिए क्या है? विलोम शब्द का चयन करना, कौन सा होगा? जड़ होगा, सावधान, होशियार या सचेत? 8 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला, चेतन के लिए विलोम शब्द क्या होगा? जड़। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन, या चेतन का विलोम क्या होगा? जड़ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आज
रेखांकित शब्द का, आज हर कोई अमृत, अमृत पर जो है रेखांकित शब्द है अमृत। अमृत का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो क्या पानी होगा, विष होगा, आय होगा या भोजन होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, पर्यायवाची शब्द कहना है। महक का पर्यायवाची क्या होगा, ये यही तो दिया हुआ है। तो इन फूलों से कितनी अच्छी डैश, यानी महक, महक की जगह क्या आएगा, सुगंध, बदबू, शांत या भूमि। तो सुगंध वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। ऑप्शन नंबर एक वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11 नंबर देखिए प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। सही वर्तनी, कर्ण एक वीर योद्धा था। अब योद्धा जो है इसकी सही वर्तनी क्या आएगी, ऑप्शन नंबर एक वाली, दो, तीन या चार वाली, कौन सी वर्तनी सही है। तो 11 का ठीक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली वाली वर्तनी जो है बिल्कुल ठीक है। योद्धा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक वाला बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो अगर नहीं अशुद्धि तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या है, कोई त्रुटि नहीं है, अनुसार थोड़ा अलग होता है। प्रत्येक कार्य को कार्य रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के। तो इसमें से किस कौन सा ठीक हो जाएगा, किसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, मात्रा संबंधी, सॉरी। तो मात्रा संबंधी अशुद्धि जो है वो तीसरे वाले में है। प्रत्येक कार्य को की जगह क्या होना चाहिए, का, क्या होना चाहिए, का रोमांच निहित होता, और होता की जगह होते, होते की जगह क्या है, होता, होता है। तो इसमें अशुद्धि है मात्रा संबंधी। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों का विकल्प चयन करें। एक आवश्यकीय कार्य मुझे जयपुर जाना है। तो इसके लिए आवश्यकीय कार्य के लिए सही विकल्प का चयन करने, कौन सा सही आएगा, क्या आवश्यकीय कार्य के लिए एक आवश्यकता कार्य से मुझे जयपुर जाना है, या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, एक आवश्यक पूर्वक कार्य से मुझे जयपुर जाना है, एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नहीं, मुझे तुमसे कोई, क्या उम्र नहीं चाहिए, ये इमारत नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एहसान। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सारी धातुएं पृथ्वी से जुड़ी हैं। जो पृथ्वी से जुड़ी होती हैं उनसे क्या कहते हैं, क्या भूगोल कहते हैं, पार्थिविक कहते हैं, भू कहते हैं या भौमिक कहते हैं। तो पृथ्वी से जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पार्थिव। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गद्दान से संबंधित प्रश्न है। तो गद्दान से संबंधित प्रश्नों में आपको प्रश्न नंबर 16 से 20 तक के प्रश्न है, और उनमें रिक्त स्थान दिए, रिक्त स्थानों पर कौन सा शब्द जो हैगा, कौन सा विकल्प उचित होगा वही भरना है। तो चलिए पहले प्रश्न 16 नंबर पे चलते हैं। इनमें सबसे बसंत ऋतु को ऋतुओं का क्या बोला जाता है, डैश देखिए कहा जाता है, क्या प्रजा कहा जाता है, राजा, सरपंच या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। तो 16 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा, इन सब में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, इस ऋतु के आते ही धरती अपना डैश करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। क्या करती है, धरती अपना आगमन करती है, अल्पाहार करती है, श्रृंगार करती है, बदलाव करती है। 17 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऋतु। इस ऋतु यानी जो कौन सी ऋतु थी, तो अभी जो हमने पढ़ा था ऋतु कौन सी थी,
तो बसंत ऋतु के आते ही पृथ्वी अपना क्या करती है, तो पृथ्वी अपना कर लेती है श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक होगा, धरती अपना श्रृंगार कर लेती है। क्या कर लेती है, श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 18, इस मौसम में हवा में एक अलग ही डैश आ जाती है। क्या आ जाती है, क्या पहचान आ जाती है, ताजगी आ जाती है, अरमान या खुशी। तो 18 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक अलग ही क्या आ जाती है, ताजगी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला ताजगी, ताजगी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में कई डैश होते हैं, द्वेष होते हैं, निहाल होते हैं, बदलाव होते हैं, अपनापन होते हैं। 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो कई प्रकार के बदलाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दें। चलिए देखिए, सरसों के एक खेत डैश की तरह चमकने लगते हैं, रंगों, सोने, बादलों, तांबे, किसकी तरह चमकने लगते हैं। तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सोने की तरह चमकने लगते हैं सरसों के खेत, क्योंकि पीले पीले हो जाते हैं, तो जैसे सोना होता है वैसे ही चमकने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारी क्लास समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।